नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग, और वो भी आपके साथ। देखो बेटा, ग्लोब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ग्लोब की परिभाषा क्या है, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है। अब हम इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पर आ गए, जहां पर टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख ताप कटिबंध, टेम्परेचर जोन। पृथ्वी जिसको मॉडल हमने ग्लोब के रूप में देखा था, ये देखिए फिर से मैं वही ग्लोब आपके लिए लाया हूं जिसको आपने पहले वर्ल्ड कप समझ लिया था। इस ग्लोब के अंदर बीच में जो इक्वेटर है, ऊपर वाला ये उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये मैंने आपको बता दिया था। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर जिसको आप उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, बीच में इक्वेटर है। ये यहां पर देखिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री। अब देखिए यहां पर सूरज का जो प्रकाश है वो किस मात्रा में आता है, उसके आधार पर इसको कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ हम ये जानेंगे कि कहां पर कितनी ऊष्मा गिरती है और उसी की वजह से उनको क्या नाम दिया गया। तो आराम से ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपके पास ग्लोब है या आपके पास एटलस है तो उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए आप इसके ऊपर। यहां पर ये पृथ्वी है और यहां पर मैं ये सूर्य बना, आप इसको सूर्य समझिए इस तरह से। ये सूर्य है इस तरह से, ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले कटिबंध की, जिसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब क्षेत्र, वह क्षेत्र जो गर्म है। अब कर्क रेखा आपको नजर आ रही होगी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये रहा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा। मैंने यहां पर लिख दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, उधर भी लिखा है, इधर भी लिख रहा हूं। ध्यान से समझना, इसको बहुत इजी है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां से लगा करके ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, और ये आपका पहला ताप कटिबंध है। ये देखिए ये वाला, ये वाला, ये है उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहां पर सूरज की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, और ये जो किरणें हैं यहां पर सीधी आती है, देखो इस तरह से। तो इस क्षेत्र में जो देश हैं वो सब आते हैं उष्ण कटिबंध में। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये इधर से पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अब ये इक्वेटर है और ये जो 23.5 डिग्री, ये इसके बीच वाले जो भी देश है, जिसके अंदर देखो ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ भाग है, फिर आपके भारत भी है थोड़ा सा, इस तरह से ये करके जो इस क्षेत्र में आते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगा करके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस क्षेत्र में वो सब कहलाएंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो पहला ताप कटिबंध आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए कर्क रेखा से, अब कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। बिल्कुल मैं आराम से समझा रहा हूं आपको, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल आप समझ पाएंगे। कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा क्या है जो हमने कल पढ़ा था, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र, और यह कहलाता है उष्ण कटिबंध। आप क्यों कहलाता है वो भी सुन लो। वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है, इशारा कर दिया है कि सूरज की जो गर्मी है वो यहां पर ज्यादा पड़ती है। यहां के सभी अक्षांशों पर 23.5 से 23.5 तक सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर होता है। दोपहर में सिर के ऊपर होना मतलब गर्मी ज्यादा पड़ती है। देखिए यहां
सभी अक्षांशों पर, यहां सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। ये कहने का मतलब है कि यहां पर गर्मी की मात्रा ज्यादा है, ठीक सिर के ऊपर होता है, जिससे यहां अधिक ऊष्मा या गर्मी मिलती है, जिससे यहां पर अधिक ऊष्मा मिलती है। ये देखिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला सर्वाधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक ऊष्मा मिलती है, यहां पर सर्वाधिक गर्मी वाला क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंध, वो क्या है बेटा, सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करने वाला क्षेत्र। नो कंफ्यूजन, पहला ताप कटिबंध आपका पूरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 23.5 से 23.5 कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूरज की गर्मी ज्यादा पड़ती है, किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर रहता है, कहने का मतलब है गर्मी ज्यादा है। यह आपका पहला कटिबंध उष्ण कटिबंध, याद रखना, आप इसको नोट कीजिए। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पॉइंट वार कर दीजिए, वर्ष में एक बार सर्वाधिक गर्मी वाला क्षेत्र लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उष्ण कटिबंध के बाद में हम चर्चा करते हैं दूसरे कटिबंध की। दूसरा ताप कटिबंध है शीतोष्ण। देखो बेटा, शीतोष्ण में दो शब्द हैं, शीत भी है, शीत का मतलब होता है ठंड, और उष्ण भी है, उष्ण का मतलब होता है गर्म, मतलब ठंडा और गर्म दोनों मिले जुले, मध्यम तापमान हम कह सकते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या है, किन देशों में है ये? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको आप उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं। हमने पहले आपको कल जो पहली जो इसकी क्लास थी उस वीडियो में हमने बताया है। फिर इधर दक्षिण में भी यही स्थिति है, 66.5 डिग्री, साउथ में 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5, जिसको आप यहां पर आप कहते हैं दक्षिण ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत। ये जो स्थिति है ये है शीतोष्ण कटिबंध। देखिए इसको, आप इस फिगर की तरफ ध्यान दीजिए, जो मैं डायग्राम बनाया है। ज्यादा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं, आप लोग इसे और अच्छा बना पाएंगे। ये वाला, इसको हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। इधर भी शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध, और इधर भी शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध। अक्षांश आपको समझ में आ गया कि किस तरह से उत्तर में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी, दोनों जगह। अब ये देखिए, ये जो क्षेत्र है इसका, ये वाला, अब यहां पर किरणें सीधी नहीं, यहां पर किरणें थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं, तो सूर्य जो है वो दोपहर में कभी सिर के ऊपर ठीक सीधा रहता ही नहीं है, तो गर्मी का जो मापदंड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। ये है ग्लोब। अब इस ग्लोब में देखो, ये जो बीच वाली जो पट्टी है आप इसको छोड़ दीजिए, ये वाली, इसको छोड़ करके यहां ऊपर और यहां नीचे, तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र ये है जहां पे तापमान न तो गर्म ज्यादा है और न ज्यादा ठंडा है। तो यहां पर जो देश स्थित है वहां पर तापमान मध्यम रहता है। आपके पास एटलस होगी, उसमें आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहले तो इसकी स्थिति क्या है शीतोष्ण कटिबंध की, तो पहली लोकेशन इसकी है 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश तक। पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। साढ़े 66 डिग्री, इसको 66.5 कर देते हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर थोड़ा सा हम भूल रहे थे। ये वाला दूसरा पोजीशन बताया मैंने आपको,
ये वाला इसका पहला पोजीशन बताया। ये जो क्षेत्र है वो है शीतोष्ण कटिबंध, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। इन अक्षांशों में दोपहर का सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ज्यादा गर्मी नहीं होती है, सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इसको लिख देते हैं। ये जो अक्षांश है, इन अक्षांशों में दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है, नहीं होता। इसलिए यहां का तापमान मध्यम रहता है। इस बात को आप नोट करना। इसलिए यहां का तापमान मध्यम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो अपेक्षाकृत तिरछी होती है। मैंने आपको बताया इस तरह से, सीधी नहीं है, तिरछी किरणें होगी। सूर्य की किरणें यहां पर क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है, जिसे ऊष्मा कम मिलती है। सूर्य की किरणें तिरछी होने से ऊष्मा कम प्राप्त होती है। कहां पे? शीतोष्ण कटिबंध में। यह है आपका दूसरा ताप कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। देखिए वापिस, ये रहा शीतोष्ण कटिबंध। लोकेशन आप देखिए, 23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण से 66.5 दक्षिण। मैंने आपको ग्लोब में बता दिया, वहां बनाकर भी और ग्लोब के द्वारा। विशेषता है, सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं होता है, और दूसरा सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होती जाती है, जिससे ऊष्मा कम प्राप्त होती है। यहां पर हम दूसरा ताप कटिबंध पूरा करते हैं। नोट कीजिए इसको। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूं तीसरे ताप कटिबंध की ओर, जिसको हमने कहा है शीत ताप कटिबंध, जहां पर बहुत अधिक ठंड है। शीतोष्ण कटिबंध के बाद में हम बात करते हैं शीत कटिबंध की, जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है। ये वाला क्षेत्र है, ये वाला 66.5 उत्तर से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव में, और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के अंदर। ये वाला जो है वो है शीत कटिबंध, जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है। ये उच्च अक्षांश है, जहां पर सूर्य की किरणें काफी तिरछी हो जाती है, सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए यहां पर सूर्य की गर्मी न के बराबर है, बहुत ठंड है, जीवन बहुत मुश्किल है। बात करते हैं शीत कटिबंध की। पहले तो शीत कटिबंध की जो लोकेशन है वो क्या है? पहली लोकेशन 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से 90 डिग्री उत्तर अक्षांश अर्थात उत्तर ध्रुव तक। मैंने आपको बता दिया, वापिस देख लीजिए, यहां से लगा करके यहां तक, और फिर वापिस दूसरी लोकेशन है यहां से लगा करके यहां तक दक्षिण ध्रुव में। दूसरी लोकेशन 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव से दक्षिण अक्षांश से, सॉरी, जिसको आप दक्षिण ध्रुव व्रत कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश अर्थात दक्षिण ध्रुव तक। ये इसकी लोकेशन है। 66.5 से 90 ऊपर है, 66.5 से 90 नीचे है। अगर हम ग्लोब के अंदर अगर इसको देखें तो ये देखिए, ये 66.5 से ऊपर वाला ये भाग है, और यहां पर ये नीचे है। तो ये बहुत ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर सूर्य जो है वो क्षितिज से कभी ऊपर नहीं आता है, तो किरणें बहुत तिरछी हैं, तो ऊष्मा भी कम मिलती है, गर्मी बहुत कम है। यहाँ सूर्य की बहुत कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ये अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। यहां सूर्य की बहुत कम ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह
अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। तो एग्जाम में इतना विस्तार में भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ पूछ लेते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। कई बार ये लोग कहते हैं कि 5 ताप कटिबंध है, कोई बात नहीं, 5 भी हो सकते हैं। अगर आप इसको पहला माने, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, सेम है ना। ये अगर इसको चौथा माने, इसको चौथा माने, ये चौथा, तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से है 3 ही, गणना कैसे भी करो, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पर पृथ्वी के प्रमुख ताप कटिबंध वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम आगे चलेंगे और इसी वीडियो में आगे जिक्र करेंगे दूसरी जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। अक्षांशों के बारे में हम पता कर चुके हैं, अब हम देशांतरों के बारे में पता करेंगे कि देशांतर क्या है। नोट कीजिए इसको। ताप कटिबंधों के बाद में अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, जिसको हमने यहां पर लॉन्गिट्यूड्स भी कहा है। आपको यहां पर ग्लोब नजर आ रहा होगा, मैंने बनाया है जैसे मेरे से बन सकता था। और यहां पर देखिए, ये उत्तर से ये दक्षिण, ऐसी रेखाएं हैं। पहले हमने आड़ी रेखाएं देखी थी, अब सीधी रेखाएं हैं। ये देखिए इस तरह से, पहले इस तरह से थी, पश्चिम से पूर्व, अब उत्तर से दक्षिण है। आपके पास अगर ग्लोब है, एटलस है, या अगर चित्र है तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। देशांतर रेखा है क्या कि ग्लोब पर, सबसे पहले इसकी परिभाषा ले लेते हैं। 2 अंक में पूछ ले, मान लो कि देशांतर रेखाओं का मतलब क्या है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं हैं। इस बात को आपको समझना है। वो पश्चिम से पूर्व थी, ये उत्तर से दक्षिण है। तो इसमें पहला अंतर दोनों में ये हो गया। दूसरा, देशांतर रेखाएं जो है ये लंबाई में समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं थी, लेकिन इनकी लंबाई में समानता है। ये लंबाई में समान होती है और ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं। जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वहां पर ये मिलती हैं आपस में, इसलिए इनके बीच की जो दूरी है वो समान नहीं होती है। आप भले ही देख सकते हैं चित्र में भी, यहां पर जो बीच की दूरी है वो ज्यादा है, लेकिन यहां पर बिल्कुल कम है। तो यहां से एक और फैक्ट निकल करके आता है। क्या आता है कि ध्रुवों पर इनके मध्य की दूरी सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा कहां होगी बेटा? आप समझ गए, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर यह दूरी सर्वाधिक होती है। इस बात को आपको समझना है। भूमध्य रेखा पर यह जो इनके बीच की दूरी है, यह दूरी सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और यहां पर जो दूरी है उसका जो मान है, ये इसके बीच में, यहां पर ये मान लीजिए इक्वेटर है, 0 डिग्री है ना, ये इक्वेटर है आपका। इसके बीच की यहां पे जो दूरी है वो ज्यादा है, यहां पे कम है। तो यहां की जो सबसे ज्यादा दूरी है वो उसको माना गया है 111.32 किलोमीटर, याद रखना। और ये जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी है इसको कहते हैं गोरे के नाम से भी जानते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देशांतर रेखाएं आपस में समान नहीं होती हैं, ये ध्रुवों पर जाकर के मिलती हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इनका उपयोग किस लिए होता है? इनका प्रयोग होता है किसी भी स्थान का समय ज्ञात करने की। कौन से देशांतर पर है तो वहां पे क्या समय हुआ होगा। अब हम मुख्य बात पर आते हैं। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, यहां पर लिखना, 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? प्रमुख याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन। ये जो रेखा है
इसको लंदन में ग्रीनिच नाम से जो वेधशाला है वहां से निकाला गया है। देखिए, यह लंदन जो कि ब्रिटेन में है, यह लंदन की ग्रीनिच या लंदन के ग्रीनिच से निकलती है, ग्रीनिच से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ग्रीनिच रेखा। इसलिए इसको ग्रीनिच रेखा भी कहा गया है, याद रखना। कहीं कहीं ग्रीनविच भी आता है। ग्रीनिच इसलिए कहा गया है कि लंदन का जो ग्रीनिच है वहां से निकल रही है 0 डिग्री देशांतर, जिसको आप प्राइम मेरिडियन, प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है। 0 डिग्री देशांतर प्रमुख याम्योत्तर कहां से निकलती है, ग्रीनिच से, जो कि लंदन में है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ग्रीनिच रेखा। ये बात आपको पता रखनी है। तो अब देखिए, इसके अंदर हमने क्या सीखा। अभी तक देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा हो गई कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। फिर इनकी विशेषता है कि लंबाई में समान होती है, ये ध्रुवों पर इसके बीच की जो दूरी है ये आपस में मिलती है, कम होती है, ध्रुवों पर कम होती है, और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। बीच की जो दूरी है वो 111.32 है, ध्रुव इक्वेटर पर सबसे ज्यादा, इनको गोरे के नाम से भी जाना जाता है। और प्रमुख याम्योत्तर, ध्यान रखना आप, 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, जो कि ब्रिटेन के ग्रीनिच से निकल रही है। देशांतर रेखाओं के बारे में हम और बात करते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। देखिए, ये ग्रीनिच रेखा है। ग्रीनिच का जो ये पश्चिम दिशा की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर है, उसको हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ये वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला हो गया ये पूर्वी गोलार्ध। तो अब हमें एक फैक्ट लिखना है कि ग्रीनिच के पश्चिमी वाला भाग, ग्रीनिच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनिच के पश्चिमी भाग को क्या कहेंगे हम, पश्चिमी गोलार्ध। यहां पर भी 2 गोलार्ध हो गए। देखिए, उत्तर गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है ना अक्षांश रेखाओं में, लेकिन देशांतर रेखाओं में भी 2 गोलार्ध है, तथा पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो 4 गोलार्ध हो गए हैं। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, या पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। यहां पर आपको 2 गोलार्ध मिल गए। देखो बेटा, ये वाला, ये ग्रीनिच रेखा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन प्रमुख याम्योत्तर, यहां से पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ये फैक्ट भी आपको पता रखना है। इसके बाद में हम आते हैं इनकी संख्याओं को लेकर के। वो हमने देखा था कहीं 181, 179, लेकिन फिर जाकर के हमने देखा था कि 2 जो बिंदु हैं, इसलिए उसको अगर नहीं गिने तो 179 है, 179। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर ये 0 डिग्री है, फिर इधर से आप जब घूमोगे तो 180 इधर जाएगी इस तरफ से, या 1 2 3 4 करके इस तरफ से जब आप घूमेंगे तो उधर जाकर के 180 डिग्री पे जाके खत्म होगी। इधर से आप घूमेंगे तो उधर जाके भी 180 डिग्री पे खत्म होगी। तो 180 डिग्री वाला जो याम्योत्तर है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो 180 इधर और 179 इधर, ये 1 प्लस 0 डिग्री वाली, तो टोटल मिला के आपके हो गई 360 देशांतर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कुल देशांतर। कुल देशांतर कितने हैं, 360। ये बात ध्यान रखने लायक। वापस समझिए इसको, ये 0 डिग्री आपने यहां से गिनना शुरू किया, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा करके इधर से घूमे तो 180 ये हो गए। फिर इधर से पूर्वी देशांतर में 1 2 3 4 करके 180 तक, लेकिन 80 वाला तो कॉमन है, तो 179 हो गए। और एक ये 0 डिग्री है, तो 180 ये और 180 ये, तो हो गए ना 360। तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360। इसको आपने ध्यान रखना है। तो अब यहां पर एक और फैक्ट आता है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। 180 डिग्री चाहे पूर्वी देशांतर कहो
चाहे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहो, एक ही बात है, या फिर 180 डिग्री देशांतर कह दो, कोई बात, सबका मतलब एक ही है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए, जब आप अक्षांश और देशांतर दोनों बनाते हैं तो इस तरह से ये जाल बन जाता है, ये जाल बन जाता है इस तरह से, आपको ग्लोब पर भी नजर आएगा, ये ग्लोब पर जाल बनता है, इसको हम कहते हैं ग्रिड। एक शब्दावली आपको ध्यान रखनी, मैं यहां पर लिखता हूं, ग्रिड से आपका क्या मतलब है, तो आपको लिखना है ग्लोब पर, ग्लोब लिख दीजिए, ग्लोब पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको हम कहते हैं ग्रिड। कभी कभी पूछ लेते हैं प्रश्न में, ये ग्रिड है, तो ये चीजें आपको पता रखनी है इसके अंदर। ग्रिड, ये ग्रिड की परिभाषा है ऐसे। कुल देशांतरों की संख्या याद रखनी है, 180 डिग्री, 180 डिग्री पश्चिम और पूरब एक ही है, ये संख्या हमने यहाँ पे ज्ञात की थी। तो ये छोटी छोटी बातें थी। यहाँ पर आपका देशांतर रेखाओं वाला टॉपिक पूरा होता है, लेकिन हाँ, एक देशांतर रेखाओं का उपयोग अधिकतर किसके लिए होता है, समय ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने हेतु इनका उपयोग अधिकतर किया जाता है हेतु। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि देशांतर रेखाओं वाला टॉपिक लगभग पूरा हो जाता है। अब आपके एक टॉपिक और रहा है, समय की गणना कैसे करते हैं, वो मैं तीसरे वीडियो में लेकर के आऊंगा। आशा करता हूं आपको दूसरा जो वीडियो है वो समझ में आ गया। आशा करता हूं आपको दूसरा वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा।